लॉस्ट इन द शफल वाला जो सीन होता है मेरे साथ वो हो गया था पूरा का पूरा। एंड देन मैं फेल होने लगा। सो माई हेड वॉज डाउन इन शेम जब मैं फेल हुआ था। पर तब मैंने रियलाइज़ किया कि दैट्स वेयर अ राइटर लुक्स व्हेन ही राइट्स। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और मुझे बेहद खुशी है कि हम आज आप लोगों के लिए इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड लेकर के आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज बहुत ही लाजवाब और अमेजिंग पर्सनालिटी हमारे बीच में हैं, जिनके अचीवमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो शायद मुझे पूरा एक ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर उनके जीवन के कुछ हाईलाइट एक्कोलेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। 14 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं, IIT IIM में लेक्चर्स दिए हैं, 11 बार TEDx पे बोले हैं। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड एज टाइम्स राइटर ऑफ द ईयर और देवर्षि नारद अवार्ड एज वेल, और राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी इन्हें मिला है। इन्होंने राइटर्स रेस्क्यू सेंटर खोला, NYK इनका डेली न्यूज़ चलता है जिसमें मिलियंस ऑफ लोग उन्हें पढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनके काम से प्रभावित होते हैं। सो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए लेट मी इनवाइट डॉक्टर निखिल चंदवानी जी। वेलकम निखिल जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सेम यार। इट्स सच ए यंग एज, इतना कुछ आपने अचीव किया, इट्स रियली अमेजिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारा वर्क मैंने देखा रिसेंटली आपका, और मैं काफ़ी फॉलो किया जो आप लिखते हैं। तो कई बार आपने आइडेंटिटी क्राइसिस की काफ़ी बात की है, और स्पेशली आपके अर्ली डेज़ में मैं पढ़ रहा था कि आप कुछ पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे एंड देन वहाँ से आप एक राइटिंग और सोलो ट्रैवलिंग का एक पैशन आपने डेवलप किया। तो वो जो क्राइसिस था उसने कैसे आपके पैशन को अनलॉक किया? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट मेनी टाइम्स वी गो थ्रू पेनफुल एक्सपीरियंसेस और वी गो थ्रू क्राइसिस। उस क्राइसिस में से कई बार हमारा पर्पस अनलॉक होकर के सामने आता है। सो इफ़ यू कैन टेल अस ऑडियंस। हाँ, जब मैं 18 साल का था तो मैं VIT गया था इंजीनियरिंग करने। तब वहाँ जाके 25-30 हज़ार लोग थे। सब लोग साइक्लिक एक नेचर उनका था। मॉर्निंग उठ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सो रहे हैं। वो सारी चीज़ों में मैं खो चुका था। एक लाइक लॉस्ट इन द शफल वाला जो सीन होता है मेरे साथ वो हो गया था पूरा का पूरा। एंड देन मैं फेल होने लगा। सो माई हेड वॉज डाउन इन शेम जब मैं फेल हुआ था। पर तब मैंने रियलाइज़ किया कि दैट्स वेयर अ राइटर लुक्स व्हेन ही राइट्स, नीचे। तब मैंने पेन एंड पेपर लिया और मेरी जर्नी चालू हुई। एंड जब जर्नी चालू हुई थी तब मुझे समझ में आया कि लाइफ में दोस्त तो काफ़ी सारे थे, पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपको शेयर करने की इच्छा होती है, जो आपको लगता है कि आपको लोगों तक पहुंचानी है। तो वो मैं राइटिंग से ज़्यादा अच्छे से पहुंचा पा रहा था। एंड आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। कोई भाई बहन नहीं रहा है बचपन से। कॉलेज में 30 हज़ार लोग मिल गए तो कुछ बात नहीं हो पा रही है। सब पेन पेपर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया और वहाँ से जर्नी चालू हो गई। और सोलो ट्रैवलिंग किस तरीके से कुछ ऐड किया? पहले राइटिंग हुई या पहले सोलो ट्रैवलिंग? पहले राइटिंग स्टार्ट हो गई थी। राइटिंग स्टार्ट होते होते देन आई रियलाइज़ कि लोकेशन ऑल्सो मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा लिखने के समय। एंड देन वेल्लोर से 2 घंटा दूर पौंडीचेरी था। सो मैंने एक बस ले ली, 40 रुपये की बस थी, पौंडीचेरी चला गया। एंड जितना कैश था वहाँ पे मैंने होटल बुक कर लिया। होटल बुक करके एक बीच फ्रंट होटल में, रॉकी बीच के पास, वहाँ पे पेन पेपर लेके मेरा लिखना चलता रहा। तो वहाँ से मेरा सोलो ट्रैवल चालू हुआ था। एंड ग्रेजुअली देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इंडिया में, वर्ल्ड में, और पहले तो इंडिया में इतनी सारी जगह हैं, इतने सारे ब्यूटीफुल वर्जिन लोकेशंस हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। सो आई जस्ट टुक आउट अ मैप, एंड मैप देख के मैं वहाँ की हिस्ट्री पढ़ता था वो जगह की। एंड वो जगह की हिस्ट्री मेरे को अगर इंटरेस्टिंग लगती थी काफ़ी ज़्यादा, देन वहाँ जाता था। वहाँ जाके वहाँ की आर्कियोलॉजी देखनी होती थी मुझे, अपना वहाँ के टेम्पल्स है, वहाँ का जो मॉन्यूमेंट्स है वो देख के वहाँ बैठ के मैं लिखता था। सो रिसर्च जो है, रिसर्च आज के टाइम पे व्हेन यू सी कि काफ़ी सारे लोग सेकेंडरी रिसर्च बहुत करते हैं कि अगर मुझे लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर, मैं गूगल में जाऊँगा, गूगल स्कॉलर में जाऊँगा, वहाँ जाकर रिसर्च करूँगा। सेकेंडरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है। बट इंडिया में प्राइमरी रिसर्च जो है वो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि लोग वो एक्चुअली लोकेशन में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, बात करके आप डिस्कस करके उनसे आप निकाल रहे हैं कंटेंट पूरा। तो जो प्राइमरी रिसर्च जो है वो चीज़ लाइक इट वॉज अ किक फॉर मी, एंड दैट्स वाई सोलो ट्रैवलिंग एंड ट्रैवल राइटिंग स्टार्ट हुई। Really amazing. I think that's a very good point because this is so true that most of the time ज़्यादातर रिसर्च जो आज करते हैं लोग इंटरनेट के ऊपर ही कर रहे होते हैं, जो एक रियल एक्सपीरियंस है वो। और इनफैक्ट
ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइन टू मूव टू नेचुरल प्लेसेस, राइट? और अभी जो हम इतना ज़्यादा डिजिटल ओरिएंटेड हो गए हैं कि मोस्टली पीपल आर स्पेंडिंग टाइम वर्चुअली, जबकि हमारा माइंड बेटर करता है जब वो नेचर में हो, कनेक्ट करे, तो वो जो क्रिएटिविटी है वो स्पार्क होती है। सो इसको बहुत ही टेक्निकली आपने जो टर्म दिया, दिस इज़ रियली इंसाइटफुल, दैट प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च, सो दिस इज़ रियली गुड। सो हाउ अगर कोई बिगिनर्स हैं जिन्हें अपना पाथ नहीं मिल रहा है, अपना पैशन नहीं मिल रहा, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड देम कि जैसे आपको एक पाथ मिला, आप एक क्राइसिस, एक इंसिडेंट से गुजरे एंड देन यू आइडेंटिफाइड योर पैशन, so this is one way of identifying passion, so what else people can do to connect with their true calling, how they can do? So मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरा कोई गुरु रहा नहीं है स्टार्टिंग से, एंड कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, बट आई फील दैट यंगस्टर्स शुड पिक अप अ मेंटर फर्स्ट। आपको मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज यंगस्टर्स, एंड वो इसलिए बिकॉज आज के टाइम पे आप कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो आपके साथ 100 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, आप बस इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। हाउएवर अगर आपको लाइफ में सीरियसली आगे बढ़ना है, इफ़ यू वांट टू पिक अप अ पाथ, तो आपको एक गुरु की ज़रूरत है, एंड वो जो गुरु है वो पिकअप करना बहुत ज़रूरी है। एक यंगस्टर को राइट गुरु कैसे पिकअप करना है, उसका भी एक आर्ट होता है, एंड आई विल कम टू इट लेटर। या कैसे आ सकते हैं अभी अगर बता दें, हाउ टू चूज अ राइट मेंटर मीन्स? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक मेंटर आपको ऐसा चाहिए जो फ्लॉलेस ना हो, जिसके अंदर So फ्लॉज true. बहुत सारे हो, यस, जिसके अंदर आपको कमियां भी दिख रही हो, जिससे आप क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो काफ़ी सारे, जिसको आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आप खुल के अगर बात कर रहे हो तो आगे से आपको हमेशा मीठे नॉर्मल आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, जो कड़वी बात कर सके, राइट, हाँ, जो कड़वी आपको रियलिटी चेक दे सके। सो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, भले मेरा कोई गुरु रहा नहीं लाइफ में, पर दोस्त काफ़ी अच्छे रहे हैं। ओके, एंड जब मेरे साथ जो फेम था वो बहुत कम उम्र में आ गया था। मेरा पहला टेडेक्स था 18 की उम्र में। जब मैं स्टेज में गया, मैंने स्पीच दिया, स्पीच देने के बाद वापस आया, क्राउड में तालियां बजी, पर मेरे दोस्तों ने साइड में लिया, साइड में लेके मुझे अपने फ्लॉज बताए कि मेरे से कहाँ का गलती हो गई थी, कहाँ मैं अटका, कहाँ मैंने जो चीज़ें बोली जो सेंस नहीं थी, सेंसिबल नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें लोगों ने बहुत बचपन में ही मेरे को बता दी थी। तो वैसे ही मेंटर्स चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपकी गलतियाँ मुंह पे बता दे, जो खुद भी कभी कभी गलतियाँ करता हो। आपको फ्लॉलेस लोग नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लॉलेस लोग एक मिथ हो जाता है कि भाई ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। परफेक्शनिज्म myth as we talk, yeah. एग्जैक्टली। सो वैसा मेंटर आपको चूज़ करना है, एंड 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। जी, आप बाहर निकल के अगर आप टिंडर पे लड़कियां ढूंढते हैं, काफ़ी सारे लड़के ढूंढते हैं, काफ़ी सारे लोग, तो मेंटर ढूंढना भी आपके लिए इजी होगा। अगर आपको डेट करना है, अगर आपको किसी को, अगर आपको कहीं डेट पे जाना है नए शहर में, सो वो इतना इजी अगर है, सो मेंटर भी उतना ही ईजी है। बस आपको आंखें खोलनी है, बाहर निकलना है, डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकलना है। true, that जी, primary research that you said, Exactly. right? That's really good, और I think ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि एक फ्लॉलेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई मेंटर्स अपने आप को एज अ परफेक्शनिस्ट दिखाते हैं कि मतलब मैं तो सुपर हीरो हूँ। इससे कई बार रिलेटिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, मतलब कि बिकॉज वी आर डीलिंग विथ इम्परफेक्ट पीपल, राइट? सो इफ़ यू आर कम्प्लीटली परफेक्ट देन वी विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद दैम, राइट? सो दैट रिलेटिबिलिटी शुड बी देयर। और बहुत राइटली आपने कहा कि इफ़ यू ओपन योर आईज़ यू विल सी, राइट? कि अंदर से अगर वो आईज़ आपने ओपन करी तो डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपने जिक्र किया कि बहुत अर्ली एज में आपको सक्सेस मिली, राइट? और आपने ब्लॉग्स भी, मेरे ख्याल से इस पे मैं आपका कुछ कंटेंट पढ़ रहा था कि अगर अर्ली एज में आपको सक्सेस मिल जाए, राइट, तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से इंसान हैंडल कर सकता है कि अर्ली एज में अगर उसे सक्सेस मिली है तो उसे क्या थॉट प्रोसेस उसका रहना चाहिए? बिकॉज मेनी टाइम्स कम उम्र में सफलता कई बार इंसान के सर पे चढ़ जाती है और फिर वो ग्रो नहीं कर पाता है। सो जब मैं भी किताबें लिख लिया था, मेरा 3-4 साल लाइफ का एक ऐसा फेज़ आ गया था जब मैं सफलता चढ़ गई थी थोड़ी सर पे। एंड आपका वो टाइम रहता है जब नया नया आपको ब्लू टिक आता है, नया नया लोग आपको इनवाइट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, रिबन कटिंग के लिए बुला रहे होते हैं, तब दिमाग में चीज़ें चढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा 2-3 साल। एंड जब वो ये आखिरी 3-4 महीने थे वो 2-3 साल के, तब धीरे धीरे डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। ओके, तब मैं जो चेस कर रहा था वो गलत चीज़ें चेस कर रहा था लाइफ में।
Got एंड it. फेम चेज़ कर रहा था एंड वो सारी चीज़ों से किक मिल रहा था. बट तब के टाइम पे अगेन अपना ट्रैवल किया कहीं. नागपुर से पास में एक जंगल है पेंच नाम का. तो मैं पेंच गया हुआ था. पेंच में आपको मोबाइल का कवरेज नहीं आता है, आज भी नहीं आता है, पहले भी नहीं आता था. एंड वहाँ जाने के बाद वहाँ बैठ के जब मैं अपना थोड़ा कंटम्पलेट कर रहा था, तब रियलाइज़ किया कि मैंने 2-3 साल लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है लर्निंग छोड़ के. हाँ, सो Nice. यंगस्टर्स जो काफ़ी सारे यंगस्टर्स है जो अचीव कर रहे हैं लाइफ में, एक तो ये अचीव वाला वर्ड जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड लगता है. बिकॉज एक इंजीनियर जो पढ़ाई कर रहा है वो भी उतना ही अचीव कर रहा है जो सोशल मीडिया में जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स है. यस, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कष्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर ही रहे हैं. वो 10 मिलियन फॉलोअर वाला भी स्ट्रगल कर रहा है, वो यूट्यूबर भी स्ट्रगल कर रहा है. एवरीबडी स्ट्रगलिंग, इवन पॉलिटिशियंस आर स्ट्रगलिंग, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. तो डिफरेंस ये आ जाता है कि जो यंगस्टर अपने ये वाले अचीवमेंट वाले पीरियड में भी अगर वो लर्निंग को नहीं छोड़ेगा एंड इफ ही कीप्स ऑन लर्निंग एंड रिवाइजिंग, नए स्किल्स हो गए, पुराने स्किल्स को ब्रश अप करना, अगर वो कर लेगा तो वो आगे निकल जाएगा. नहीं तो वो आपने काफ़ी सारे लोग देखा होगा जो 16 की उम्र में काफ़ी अचीव कर लिया है, वो 20 तक ख़त्म हो गए. दे रिटायर एट 20, दे 21 में उनका पूरा करियर ख़त्म हो चुका है. उसके बाद कहीं आपको उनका नाम भी नहीं मिल रहा कहीं पे. वो इसलिए क्योंकि वो अपना लर्निंग छोड़ चुके हैं. काफ़ी क्रिकेटर्स भी ऐसे रहे हैं जो आप देखते हैं कि अंडर 19 अंडर 17 में लोगों ने बहुत अचीव किया है. उसके बाद बट 21 22 23 के टाइम पे उनको IPL में भी कहीं जगह नहीं मिल रही. हाँ, तो वो डिफरेंस वहीं आ जाता है लर्निंग अनलर्निंग. यानी कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सीजलेसली बस चलती रहनी चाहिए. कि कहीं मैंने पढ़ा था दैट द बिगेस्ट रूम ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ द रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट. कि वी शुड कॉन्स्टेंटली थ्राइव टू इम्प्रूव, इवॉल्व, री इन्वेंटिंग जो है वो चलती रहनी चाहिए. बिकॉज वी कॉल अस ह्यूमन बींग, राइट. इन फैक्ट I believe that we are not even human beings, we are human becomings. We are constantly becoming something in future, we are becoming different in future what we were We are in evolving. past, right. So Evolve हो we रहे are हैं. constantly we are evolving. So it's important to reinvent ourselves कि हमारे जो beliefs हैं उनको reshape करते रहें. अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि unlearning भी बहुत ज़रूरी है. So learning के साथ साथ जो unlearning है वो भी बहुत ज़्यादा important है. सो कई लोग अनलर्निंग को ऐसा समझते हैं कि जो पुराना आपने पढ़ लिया उसको भूल जाना. इट्स नॉट अगेंस्ट नॉलेज. आई बिलीव अनलर्निंग डज नॉट मीन दैट वी आर रिजेक्टिंग नॉलेज और वी आर रिजेक्टिंग आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. इट्स जस्ट दैट वी आर आइडेंटिफाइंग कि वॉट डिडंट वर्क और वॉट इज़ नॉट रेलिवेंट टुडे. मे बी इट वॉज रेलिवेंट फ्यू ईयर्स अगो, राइट. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज शायद आज से 100 ईयर्स अगो या फिर 200 ईयर्स अगो, 500 ईयर्स अगो रेलिवेंट थी, बट आज वो रेलिवेंट नहीं है, राइट. जैसे मैं अपने पहले के ज़माने में अगर एक लड़की सती होती थी, राइट, तो उसको बहुत ही इज़्ज़त से देखा जाता था, एक रिस्पेक्ट होती थी उसकी. इट वाज कल्चर था, उस कल्चर में उस चीज़ का इम्पैक्ट था. लेकिन आज अगर कोई लड़की ऐसा करेगी तो उसे प्रैक्टिकल नहीं माना जाएगा, राइट. सो वो अनलर्निंग भी बहुत ज़रूरी है. सो एनीथिंग इस उस पीरियड में आपने अनलर्न किया हो, एनीथिंग दैट यू अनलर्न? हाँ, सबसे पहली चीज़ जो अनलर्न की थी वो ये था कि फेम कुछ नहीं होता है. उसको चेज़ करना मैंने 22 की एज में बंद कर दिया. सो लास्ट 7 ईयर्स से आई हैवंट मतलब मैं चेज़ करना पूरा बंद कर दिया. अब मेरा सोशल मीडिया चेंज हो गया. जहाँ मैं खुद की फ़ोटोज़ डालता था वो अभी 6 महीने में 4 महीने में एक आने लगी. एंड कंटेंट क्रिएशन, लोगों को पढ़ाना, लोगों को सिखाना, वीडियोज़ बनाना, कुछ और फन एक्टिविटीज़ करना, वो चालू होने लग गया. राइट. तो यानी कि वैल्यू एडिशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इम्पैक्टिंग पीपल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बिकमिंग फेमस, राइट. बिकॉज अगेन जैसे मैंने बताया कि सब अचीवर्स हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं. तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है इसमें. राइट. दैट्स व्हाई वी कॉल ना सक्सेस इज रिलेटिव. Yes. रिलेटिव है. आई बिलीव कि एक मम्मी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा मना कर रहा है कि मुझे नहीं पीना है, तो अगर मम्मी उसको कोई खिलौना बजा के या उसमें चॉकलेट पाउडर डाल के या कुछ भी करके अल्टीमेटली अगर उसको पिला दिया है, सो दैट्स अ मोमेंट ऑफ सक्सेस, राइट. बिकॉज अल्टीमेट सक्सेस जैसा तो कुछ होता नहीं है. वी कैन हैव डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ. तो बहुत ही राइटली यू सेड. आई थिंक ये मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया पॉइंट निखिल जी ने यहाँ पे कहा है कि आज हम फास्ट पेस दुनिया में इतना भाग रहे हैं, इतना अचीव हसल का कल्चर आ गया है कि कई बार इस प्रोसेस में हम क्या बन रहे हैं हम ये भूल जाते हैं.
तो हम क्या पा रहे हैं उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम क्या बन रहे हैं, क्या हम हमारे ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड हैं कि नहीं है। तो इस पे एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि आजकल आप देखते हैं कि जो आई थिंक आपने एक बुक में भी बात की, आपकी टेल्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड में डेथ ऑफ आइडेंटिटी या ऐसा कुछ आपने बात किया है। तो मुझे वो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि आजकल कई लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से बड़ा घबराते हैं, डरते हैं, उसे कहीं सप्रेस करके रखते हैं और एक सोशल आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हैं कि ये सामाजिक इमेज है मेरी, मुझे इस सामाजिक इमेज को जीना है इंस्टेड ऑफ अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने के। सो इस पे क्या आप इंसाइट देंगे कि कैसे, क्यों ये हो रहा है और कैसे इंसान इसके कैसे वो एक्चुअली अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस कर सके? अभी इंसान से हम वापस बंदर बनने लगे हैं मेरे हिसाब से। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो वही 10 फिल्टर है, वही 10 फिल्टर में 10 करोड़ लोग खेल रहे हैं। आपको सारे लोग एक ही समान दिखने लगे हैं, सब लोग एक ही समान बोलने लगे हैं, सारे लोग बोलने, दिखने, कपड़े पहनना सब कुछ एक समान हो गया है। इतनी यूनिफॉर्मिटी आ गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्कूल, किंडरगार्टन या कोई स्कूल में अपना ड्रेस पहन के स्कूल गया है, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल गया हुआ है। वैसे ही सब अपने आप को कैरी करने लग गए हैं। जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो लोग उन्होंने चेज़ नहीं किया यंग एज में। उन्होंने बस सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करते करते उन्होंने बस एक ही चीज़ देखा, वही 10 फिल्टर, वही 10 हेयर स्टाइल, वही 10 टाइप के कपड़े, वही चीज़ उन्होंने देखा। तो सारा हम लोग वापस बंदर बनने लग गया। और वो चीज़ इसलिए हो रही है बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बाकी लोगों को देखने में। हम लोग इतना ज़्यादा ग्रास्प करने लगे हैं इन चीज़ों को। कोई नया ट्रेंड आ गया या रात के 10 बजे अगर कोई लेटा हुआ है, पंखे को घूर रहा है, 10 मिनट से ज़्यादा घूर नहीं पाएगा, उसको फ़ोन चाहिए रहेगा हाथ में। अब फ़ोन, आप फ्लाइट में भी अगर आप जाते हैं, अगर अभी मेरी 2 घंटे की फ़्लाइट थी, 2 घंटे में मैं आजू बाजू देख रहा था कितने लोग कितने बार फ़ोन टच कर रहे हैं अपना। और बेचैनी है, एक मतलब बेचैनी है इन लोगों को। ये ट्रेन में 12 घंटा इन लोग पीसफुल रहेंगे, फ्लाइट में 2 घंटा पीसफुल नहीं रह पाएंगे बिकॉज इनको वो वर्ल्ड से कनेक्टेड, सोशल मीडिया का मतलब कनेक्टेड रहना होता है वर्ल्ड से, पर इनको कनेक्टेड नहीं रहना है, इनको बस देखते रहना है, इनको बस वो टाइम पास करना है बिकॉज दिमाग के थॉट से वो दूर जाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। तो बीइंग एन एस्केपिस्ट इज समथिंग वो अभी सारे लोग चेस कर रहे हैं एंड वो चीज़ होने के कारण उनकी आइडेंटिटी चली गई है। तो देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। बैक इन द डे अगर आप एक्टर्स को भी देखते थे, अमरीश पुरी की आवाज़ आप देखते थे, आप बाकी एक्टर्स की आवाज़ देखते, सबकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी, एक यूनिकनेस दिखती थी आज के उनके टाइम पे अंदर। सब एक ही समान दिखते हैं, सब Yes. एक्टर्स एक समान दिखते हैं, सब एक्ट्रेसेस एक समान दिखती है, आपको कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिलती नहीं है। सो वो इसलिए हो रहा है सोशल मीडिया के कारण बिकॉज लोगों का जो स्क्रीन टाइम है वो स्क्रीन टाइम 4 घंटे से 8 घंटा, 8 घंटे से 12 घंटा, 14 घंटा इतना हो चुका है। राइट। और यस, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग ए स्टडी जिसमें एवरेज स्क्रीन टाइम आज इंडिया का लगभग 2 घंटा 20 मिनट है। 150 करोड़ के देश का एवरेज स्क्रीन टाइम, जहाँ पे इतने सारे लोग तो विलेज में रहते हैं, तो इट मीन्स कि बहुत हैवी ये बढ़ रहा है। सो सोशल मीडिया डेफिनेटली एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करता है लोगों के अंदर, क्योंकि मैं भी कई बार क्लाइंट्स में और सब चीज़ लोगों में देखता हूँ कि एक सोशल कंपैरिजन के डिसऑर्डर्स लोगों के अंदर है। दूसरों को देख करके, उनकी ज़िंदगी को देख के उल्टा अंदर एक जेलस फीलिंग आ जाती है। कई लोग इन्फीरियर फील करने लगते हैं कि इसका लाइफ इतना बढ़िया है, मेरा लाइफ कैसा है। मगर मैंने अपनी कोचिंग और 1-on-1 कोचिंग के दौरान ये देखा कि मतलब जितने लोग सोशल मीडिया पे खुश दिख रहे हैं उतने खुश रियलिटी में है नहीं, कोई खुश नहीं है, और ना ही इतने खूबसूरत है जितने जो आपने फिल्टर की बात करी जी। सो ये दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली और डेप्थ में जा रही हैं। तो क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि इस लूप में से, ये जो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा कि इवन मंकीज़ वगैरह देखो तो सब सेम लगते हैं, राइट, इवन इनके बिहेवियर, इनका दिखावा सब सेम है। तो एक इंटरनेट की वजह से वो जो एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है, जबकि डाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट, यूनिफॉर्मिटी से ज़्यादा डाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव डिफरेंट परसेप्शंस एंड टू क्रिएट डिफरेंट कल्चर। सो हाउ दे कैन कम आउट ऑफ इट? हम हमारी इंडिया में हम हमारी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखे हैं। सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत रही है, प्रॉब्लम रही है कि वी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। 10,000 साल की इतनी ब्यूटीफुल हिस्ट्री थी, तो वहाँ पे एक चीज़ हमको हमेशा सिखाई गई थी कि आपकी हिस्ट्री सारी सब कुछ है। आपकी जो वैदिक नॉलेज है उसमें आपका साइंस आ गया, उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी आ गई, उसमें इतने सारे एस्ट्रोनॉमी है, आर्कियोलॉजी है,
तो वो सारे इतने सारे कंसेप्ट थे आपके जो हिस्ट्री में, हिंदू हिस्ट्री में, वो आज लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। एंड उसमें एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल सिखाई गई थी कि आपको आपकी हिस्ट्री लिखनी नहीं है, आपको ओरली याद रखनी है, ओरली समझनी है। आप ओरल रिसाइटेशन से ही शेयर करेंगे अपनी हिस्ट्री, क्योंकि हमारा वैदिक जो पूरा रहा है वो ओरल रहा है, लिखी बाद में गई है, पहले तो पूरा ओरल ही था। वो चीज़ होने के कारण आपके ज़बान में, आपके दिमाग में इतना नॉलेज पहले से ही रहता था एम्बेडेड। सो इतना नॉलेज, और वो नॉलेज एम्बेड करने के लिए जो आप लाइफ में 20, 25, 30 साल आप इन्वेस्ट करते थे, वो आपका एक एम, मिशन बन जाता था टू चेस नॉलेज। आप एक वॉन्डरर थे जो आप एक डायरेक्शन पे नॉलेज चेस कर रहे थे अलग अलग फील्ड्स में। सो वो चीज़ हमने जब मुग़ल आ गए, मुग़ल के बाद जब ब्रिटिश आ गए, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हुआ। वो चेंज होने के कारण हम लोग क्लर्क बन गए। अभी हम सारे लोग क्लर्क है, वी ऑल आर क्लर्क्स राइट नाउ। एंड वो हम लोग इसलिए बने कि ब्रिटिश चाहा था कि हम इंडियंस क्लर्क रहें, इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम वैसा चेंज किया। अब क्लर्क मेंटालिटी का ऐसा होता है कि आपको एनस्लेव्ड रहना है। हाँ, और ब्रिटिश जाने के बाद भी अभी हम एनस्लेव्ड है सोशल मीडिया से, अभी सोशल मीडिया से एनस्लेव्ड है। तो हमको वो स्लेवरी का जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो चेंज करने का तरीका हमारी हिस्ट्री में है। आप एक डायरेक्शन पकड़िए, वो डायरेक्शन में वहाँ पे नॉलेज सीख करिए, वी आर सीकर। बट नहीं, हमको तो फॉलोअर बनना है। Right. So, yes, so true this is because I think education system needs to evolve in जी। our country, right? जी Because जो पहले जो हमारे फॉर्मेट थे, हाँ। गुरुकुल फॉर्मेट, या फिर इनफैक्ट जो आपने कहा कि ओरली ट्रांसफ़र चीज़ें होती थी, बिकॉज द नेचर ऑफ संस्कृत, देर वॉज रिदम इन संस्कृत एंड इट वॉज वेरी इजी टू ट्रांसफ़र बिकॉज ऑफ द रिदम ऑफ द लैंग्वेज यू कैन ट्रांसफ़र ओरली, राइट? So what do you think, what changes needs to happen in our education system so that people can reconnect with their culture and get out of these trap of enslavery? कैसे वो इससे बाहर आ सकते हैं? क्या चेंजेस आपको लगता है जो एजुकेशन सिस्टम में हमें करने चाहिए? सबसे पहला चेंज करना चाहिए कि गवर्नमेंट कंट्रोल से टेम्पल्स को हटाना चाहिए, कि अभी गवर्नमेंट्स कंट्रोल ऑल द हिंदू टेम्पल्स। सो वो करने के कारण हम टेम्पल में जो भी डोनेशन देते हैं वो पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है कुछ और काम के लिए। तो हाँ, और हम डोनेट करते हैं टेम्पल को। हम हमारे श्रद्धा से हिंदू टेम्पल को जब डोनेट करते हैं वो पैसा कहीं और यूज़ हो रहा है। सो वो चीज़ रुक के अगर टेम्पल्स गवर्नमेंट कंट्रोल से हटते हैं और एक संस्थाएं बनती है। आप क्रिश्चियंस में देखेंगे तो उनकी संस्थाएं हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जितना भी पैसा डोनेट होता है वो उनके पास ही रहता है, वो गवर्नमेंट नहीं लेती है। गवर्नमेंट बस हिंदू टेम्पल एक्ट के चलते बस हिंदू टेम्पल से पैसा लेती है। सो वो पैसा अगर गवर्नमेंट लेना बंद कर दे और वो संस्थाएं बने, वो गुरुकुल सेटअप कर सकती है। वो संस्थाएं गुरुकुल सेटअप हाँ, कर बैक सकते इन द हैं। डे वैसा ही इंडिया चला है कि आपके जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स में जो डोनेशन आता था उससे गुरुकुल सेटअप होते थे। वहाँ पे आपका 1-to-1 एडुकेशन पूरा चलता था, जो मेंटरशिप होती थी। सो वही चीज़ जो है सबसे पहला काम वो करना है। एंड लोग जो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को दूर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी कि इंडिया वॉज ऑलवेज अ साइंटिफिक कंट्री। हमारे अंदर साइंटिफिक अवेकनिंग बहुत पहले से थी, और हमने बैक इन द डे हज़ारों सालों से साइंस हो गया, आपको एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये हमने रिलीजन के साथ सीखा है। आपको हज़ारों साल साथ सीखने के बाद कुछ 70 साल से आप दूर कर रहे हो उस चीज़ को, वो चीज़ कभी वर्क नहीं करेगी। दैट विल नेवर वर्क। तो वो चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि आप हिंदुज़म, सनातन धर्म को आप रिलीजन की तरह मत देखो, आपको कल्चर की तरह देखना है, वे ऑफ लाइफ की तरह देखना है। एंड वो चीज़ देख के आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटरसेक्शन लाना पड़ेगा, तभी बच्चे में इंटरेस्ट भी आएगा, तब बच्चा समझेगा भी। एंड तब उसे समझ में भी आएगा कि, और हिस्ट्री के साइटेशंस ऑल्सो। अभी आप देखते हैं कि चोला डायनेस्टी थी, उसने 1600 साल के आसपास राज किया। हिस्ट्री बुक में एक पैराग्राफ है। हाँ, एक छोटा सा इवेंट हुआ था फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम का, उसका पूरा एक चैप्टर है। अभी हम देसियों को फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो? हमको तो हमारी ज़मीन की हिस्ट्री पता रहनी चाहिए। अगर हमको कहीं खेती करनी होती है तो हम पहले उसकी हिस्ट्री देखते कि यहाँ पे पहले क्या उगता था। यस, पहले हम लोग वही देखते थे ना। सो हमको तो खुद की हिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई थी। अभी अहोम डायनेस्टी असम में, उन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला डैम बनाया था, एंड वो डैम आज भी स्टैंड कर रहा है।
पाकिस्तान में भी मैंने बीच में इंस्टाग्राम में वीडियो भी बनाया था, पाकिस्तान में भी फ्लड आया। सो फ्लड आने के बाद जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम था, वो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो इनका जो 3,500 हज़ार साल पुराना जो कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पानी नहीं भरा बॉस। पूरा पाकिस्तान डूब गया, पर वो 2,500 साल पुराने हड़प्पा साइड में पानी नहीं भरा। ओके, हाँ, so उनका reason- आर्किटेक्चर वाज दैट मच Yes, रिच। that much rich। अब पाकिस्तान तो लॉस्ट कॉज है, पर इंडिया में भी ऐसे काफ़ी सारे ब्यूटीफुल जगह हैं जिसके बारे में हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है। और वो जगह क्या हो गई है, इट्स लाइक एम्प्टी पड़ी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने रख के रखी हुई है, मेंटेन करती नहीं है ASI। और वहाँ मतलब पब्लिक बाथरूम बन चुका है वो सारी जगह अभी, सैडली। वो इसलिए बना है क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। अब आज के टाइम पे बच्चों को इच्छा है पढ़ने की वो चीज़ें, और जो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती।